आज हम लोग जीएस के नए सेशन में शुरू करेंगे जो हमारे वायसराय का हमारा जो पार्ट थर्ड होगा ये और लास्ट पार्ट होगा। इसी में आज हम पूरे वायसराय खत्म कर देंगे और उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे। कल हमने लॉर्ड लैंसडाउन तक पढ़ लिया था। लैंसडाउन ने क्या डूरंड रेखा खींची थी और जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में तब थी। इस समय डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। फिर हमने एक कॉन्सेप्ट कल पढ़ा था सिविल सेवा का। तो सिविल सेवा स्टार्ट किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सिविल सेवा के लिए हमारा प्रतियोगी परीक्षाएं किसने स्टार्ट की थी? तो डलहौजी ने। प्रतियोगिता सिविल सेवाओं की उम्र 21 से घटाकर 19 किसने कर दी थी? लॉर्ड लिटन ने। बट सिविल सेवा की उम्र 19 से बढ़ाकर 21 किसने कर दी थी? तो वो रिपन ने। रिपन एक लोकप्रिय वायसराय था। रिपन जो था वो भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय था। रिपन और लिटन में बहुत कंफ्यूजन होता है। पहले लिटन आया था, उसके बाद रिपन आया है। लिटन ने क्या किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और शस्त्र अधिनियम लाया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में जो हमारे पत्र पत्रिकाएं थी उनके ऊपर जो बाउंडेशन कुछ लगाए गए थे। बट रिपन ने क्या किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खारिज कर दिया था, रद्द कर दिया था। ठीक है। अगर आप प्रेस की बात आती है तो प्रेस का मुक्तिदाता किसको बोलते हैं? भारत का एक ऐसा वायसराय है जिसको प्रेस का मुक्तिदाता बोला जाता है, वो है चार्ल्स मेटाकाफ। चार्ल्स मेटाकाफ। ठीक है। इसको हम लोग प्रेस का मुक्तिदाता बोलते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है बंगाल में द्वैध शासन किसने शुरू किया? आपका आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल से द्वैध शासन किसने हटाया? आपका आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैध शासन हटाया था और फार्मिंग सिस्टम शुरू किया था। फार्मिंग सिस्टम शुरू किया था। ठीक है। रिपन ने स्थायी बंदोबस्त शुरू कर दिया। ठीक है। स्थायी बंदोबस्त। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं लैंसडाउन के बाद। लैंसडाउन के बाद नंबर आता है आपका एल्गिन का। एल्गिन द्वितीय। हमने आपको एल्गिन प्रथम में पढ़ाया था, जो अंग्रेजों के साथ उन्होंने संधियां की थी अंग्रेजों ने मिलकर। एल्गिन द्वितीय में एक अकाल पड़ा था और एल्गिन द्वितीय ने उसके लिए अकाल आयोग की स्थापना की थी। उसके पहले हमने आपको यह बताया था कि आंग्ल बर्मा और आंग्ल नेपाल युद्ध। ठीक है। तो आंग्ल नेपाल युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग। आंग्ल नेपाल युद्ध जो था वो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था और वो संगोली की संधि के द्वारा खत्म हुआ था। तो संगोली की संधि किससे संबंधित है? आंग्ल नेपाल युद्ध, वायसराय लॉर्ड हेस्टिंग। उसके बाद आता है आंग्ल वर्मा युद्ध। आंग्ल वर्मा युद्ध संबंधित है लॉर्ड एम हस्ट से। लॉर्ड एम हस्ट से। और आंग्ल बर्मा युद्ध खत्म कैसे हुआ था? तो आंग्ल बर्मा युद्ध खत्म हुआ था यान्डबू की संधि के द्वारा। यान्डबू की संधि के द्वारा। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अंतिम रूप से बर्मा को किस वायसराय ने मिलाया था, तो अंतिम रूप से बर्मा को मिलाने वाला वायसराय था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने अंतिम रूप से बर्मा को मिला लिया था। तो बर्मा से तीन चीजें, एल्गिन मतलब एम हस्ट के समय में यह हुआ था, आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था और यान्डबू की संधि हुई थी। और उसके बाद डलहौजी के समय आंग्ल वर्मा का द्वितीय युद्ध हुआ था जो सिक्किम की संधि से खत्म हुआ था। और उसके बाद जो अंतिम रूप से बर्मा को मिलाया गया था भारत में, वो डफरिन के द्वारा मिलाया गया था। इसके बाद डलहौजी के बारे में हमने आपको बताया था कि डलहौजी ने व्यपगत का सिद्धांत दिया था। डलहौजी ने क्या किया था? व्यपगत का सिद्धांत 1848 से 1856 तक। और डलहौजी के बाद कैनिंग आया था। और डलहौजी के पहले हार्डिंग था। डलहौजी के पहले हार्डिंग भारत आया था। डलहौजी ने ही वुड डिस्पैच लागू किया था। डलहौजी ने व्यपहरण की नीति अपनाई थी। तो ये कुछ चीजें डलहौजी ने ही तार सेवा शुरू की थी। ठीक है। तो तार सेवा कहां से कहां तक थी भाइयों? तो आगरा से कलकत्ता तक ये तार सेवा थी। और जो रेल सेवा थी वो मुंबई से थाने तक 55 किलोमीटर की थी। ये सारी चीजें आप याद रखना। रेल पहले किसने शुरू की थी? तो डलहौजी ने। तार सेवा डलहौजी ने। इसके बाद नंबर हमने आपको बताया था
कि नॉर्थ ब्रुक के समय में कूका आंदोलन हुआ था पंजाब में। कूका आंदोलन कहां हुआ था? पंजाब में, ठीक है। और कूका आंदोलन का नेता कौन था? राम सिंह कूका, ठीक है, राम सिंह कूका। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट, कर्जन। यहां से हमने आपको हिस्ट्री पढ़ाई थी। कर्जन, लॉर्ड कर्जन। डफरिन के बाद एल्गिन आता है, डफरिन के बाद एल्गिन, और एल्गिन के समय में सिर्फ एक अकाल पड़ता है और उसके लिए वो अकाल आयोग बनाता है बस, और एल्गिन ने ज्यादा कुछ नहीं किया था। इसके बाद आता है कर्जन, 1899 से 1905। लॉर्ड कर्जन, देखो लॉर्ड कर्जन को सबसे क्रूर वॉयसराय कहा गया। देखो सबसे पॉपुलर वॉयसराय अभी तक कौन था? लॉर्ड रिपन। याद रखना, ये फैक्ट याद कर लेना। सबसे लोकप्रिय वॉयसराय था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के समय में ही इल्बर्ट बिल आया था और अंग्रेजों ने श्वेत विद्रोह किया था, ठीक है। और सबसे क्रूर वॉयसराय है लॉर्ड कर्जन। सबसे क्रूर ये इसलिए है क्योंकि ये 1899 से 5 में आया था और 1905 में इसने बंगाल विभाजन किया था। 1905 में इसने क्या किया था भाई? बंगाल विभाजन किया था, बंगाल विभाजन किया था। इसने क्या किया था भाई? सिंचाई आयोग बनाया था। इसने एक बनाया था सिंचाई आयोग। सिंचाई आयोग बनाया था, उसका अध्यक्ष था मानक्रीफ। उसके बाद इसने बनाया था पुलिस आयोग। पुलिस आयोग, देखो पुलिस व्यवस्था किसने शुरू की थी? थाना और दरोगा किसने शुरू किया था? तो थाना और दरोगा शुरू किया था कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस ने थाना और दरोगा की शुरुआत, पुलिस की शुरुआत किसने की थी? कॉर्नवालिस ने। लेकिन पुलिस आयोग किसने बनाया? कर्जन ने। और पुलिस आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो मैकनगल, ठीक है। सिंचाई आयोग मानक्रीफ, पुलिस आयोग मैकनगल, ठीक है। ये बनाया किसने था? लॉर्ड कर्जन ने। इसके बाद इसी के समय में आया था रेले कमीशन। शिक्षा के हमने बताया था रेले कमीशन, जो आयोग वाला वीडियो हमने बनाया था, पत्र पत्रिकाएं और आयोग वाला, उसमें हमने वुड डिस्पैच, रेले कमीशन, हंटर कमीशन, हार्टोग समिति, सैंडलर आयोग, ये सारे हमने आपको डिस्कस किए थे। तो रेले कमीशन, वुड डिस्पैच किससे संबंधित था? प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा, तीनों शिक्षाओं से। रेले कमीशन किससे संबंधित था? विश्वविद्यालयी शिक्षा। रेले कमीशन विश्वविद्यालयी शिक्षा से संबंधित था। और ये कब आया था भाई? 1902 में। और इसका अध्यक्ष कौन था? फ्रेडरिक रेले, ठीक है। और ये किसके समय में आया था? लॉर्ड कर्जन के समय में, ठीक है। और इसने 1904 में क्या किया था? पुरातत्व विभाग बनाया था। पुरातत्व विभाग बनाया था, पुरातत्व विभाग बनाया था। रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1904 में। रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई कब? 1904, ठीक है। इतने सारे फैक्ट आपको लॉर्ड कर्जन से याद रखने हैं। लॉर्ड कर्जन का नाम आते ही सबसे पहले ये भारत का सबसे क्रूर वॉयसराय, भारत का सबसे क्रूर वॉयसराय। क्यों क्रूर वॉयसराय? क्योंकि इसने 1905 में बंगाल विभाजन किया था। इसने 1905 में बंगाल विभाजन किया। मानक्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग, मैकनगल की अध्यक्षता में पुलिस आयोग, रेले की अध्यक्षता में रेले कमीशन 1902 में जो विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित था, 1904 में पुरातत्व विभाग, और 1904 में इसने रेलवे बोर्ड की स्थापना की। तो भारत का सबसे क्रूर वॉयसराय आपकी नजर में कौन हो गया? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के बाद नंबर आता है मिंटो दोती। लॉर्ड मिंटो दोती, लॉर्ड मिंटो दोती। देखो मिंटो दोती का कार्यकाल था 1905 से 1910, 1905 से 1910। अब देखो बंगाल विभाजन करके कौन चला गया? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया और यहां से निकल लिया। अब पूरी जो यहां का सिस्टम था वो किसके हाथ में आ गया? मिंटो के हाथ में। तो इसके समय में क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन हुआ।
क्या हुआ भाई, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। इसके बाद इसके समय में क्या हुआ, मुस्लिम लीग बनी, मुस्लिम लीग बनी। उसके बाद क्या हुआ भाई, सूरत कांग्रेस का विभाजन हुआ, कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ। आप देखो कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था, कब हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था। तो आंसर आपका है, अगर आपको पता हो तो वीडियो पॉज करके उसका आंसर जरूर कमेंट करें, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ। उसकी अध्यक्षता कर रहे थे हमारे रास बिहारी बोस, ठीक है। तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन सूरत अधिवेशन 1907, अध्यक्षता की रास बिहारी बोस ने। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बंट गया था। नरम दल में हमारे गोपाल कृष्ण गोखले आ गए थे, गरम दल में लाल बाल और पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल आ गए थे, ठीक है। तो मार्ले मिंटो के समय में कांग्रेस का विभाजन हुआ और मार्ले मिंटो के समय में ही क्या हुआ था, भारत परिषद अधिनियम आया था। भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1909 आया था। इसी अधिनियम को लोग मार्ले मिंटो सुधार भी बोलते हैं, मार्ले मिंटो सुधार भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो मिंटो तो हो गया, वो मार्ले कौन था। मार्ले उस समय था भारत का सचिव, भारत का सचिव था, है ना, भारत में सचिव पद पर कार्यरत था। मिंटो वायसराय के पद पर कार्यरत था। तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में स्वदेशी आंदोलन हुआ, मुस्लिम लीग बनी, कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ और भारत परिषद अधिनियम 1909 जिया मार्ले मिंटो सुधार आया। मेरा क्वेश्चन ये है कि मुस्लिम लीग का संविधान कब बना था, मुस्लिम लीग का संविधान कब बना, किस अधिवेशन में बना। तो मुस्लिम लीग का संविधान 1907 में कराची अधिवेशन में बनाया गया था। कराची अधिवेशन में 1907 में मुस्लिम लीग का संविधान बनाया गया था, जबकि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ही हो गई थी, ठीक है। तो मिंटो द्वितीय के बाद नंबर आता है लॉर्ड हार्डिंग का, लॉर्ड हार्डिंग का। लॉर्ड हार्डिंग का आपका टाइम लाइन है 1910 से 1916, 1910 से 1916 है लॉर्ड हार्डिंग। अब देखो बंगाल विभाजन किया था कर्जन ने, उसको टैकल किया मिंटो ने, इसके बाद इसको रद्द किसने किया, हार्डिंग ने। तो सबसे पहले इसने बंगाल विभाजन रद्द किया, बंगाल विभाजन रद्द किया, कब, 1911 में, ठीक है। इसने क्या किया, दिल्ली दरबार लगवाया, दिल्ली दरबार लगवाया, इंडिया गेट बनवाया, सॉरी गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया, गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया। कहां, मुंबई में। आज मुंबई में ना गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनवाया था, हार्डिंग ने। क्यों बनवाया था, क्योंकि रानी मैरी और प्रिंस चार्ल्स उसी से भारत में एंट्री करने वाले थे, ठीक है। दिल्ली दरबार लगाया। और देखो भारत की राजधानी, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की। कहां भाई, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी, दिल्ली दरबार लगवाया, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई बनवाया, बंगाल विभाजन रद्द किया, ठीक है। और इसके बाद बंगाल से बिहार अलग, बंगाल से बिहार अलग हुआ, अलग हुआ और बिहार में उड़ीसा मिला, बिहार में उड़ीसा मिला। इसके बाद इन्हीं के समय में गांधी की वापसी हुई थी भाई, गांधी जी वापस आए, गांधी जी वापस आए कहां से, दक्षिण अफ्रीका से। लेकिन गांधी जी दक्षिण गए कब थे, 1893 में। याद रखना, गांधी जी कलकत्ता के गांधी जी बंबई बंदरगाह से
बैठे थे और बंबई बंदरगाह से बैठकर ये दक्षिण अफ्रीका के नटाल बंदरगाह पर उतरे थे। दक्षिण अफ्रीका के नटाल बंदरगाह पर उतरे थे। वहां से ये डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। डरबन से प्रिटोरिया बाई ट्रेन जा रहे थे। उसके बीच में सेंट पीटरबर्ग में इनको उतारा गया था। इतनी चीजें याद रखना। गांधी जी ने नटाल कांग्रेस, फिनिक्स फर्म, टॉलस्टॉय फर्म आदि की स्थापना की थी। गांधी जी से मिलने अफ्रीका में गोखले साहब गए थे। गोखले साहब गए थे, ठीक है। तो गांधी जी वापस आए, ठीक है, और 1915 में इन्होंने क्या किया, कैसर ए हिंद दिया। कैसर ए हिंद दिया गया। किसको? गांधी जी को। गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई। एक कैसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी को मिली थी, एक कैसर ए हिंद की उपाधि रानी विक्टोरिया को मिली थी। कब? 1877 में। 1877 में, ठीक है। तो इस लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल हम लोगों ने 1910 से 1916 तक देख लिया, ठीक है। 1916 तक देख लिया। इसके बाद नंबर आता है चेम्सफोर्ड का। चेम्सफोर्ड की टाइमलाइन थी 1916 से 1921। 1916 से 1921, ठीक है। चेम्सफोर्ड के समय में क्या क्या घटनाएं हुई थी? सबसे पहले सैंडलर आयोग बना। सैंडलर आयोग, मैं सैंडलर आयोग आपसे पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। सैंडलर आयोग के बाद रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट कब आया भाई? 1919 में। सैंडलर आयोग बना था 1917 में। रॉलेट एक्ट, ठीक है। रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हुआ, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसके बाद इनके समय में ही चंपारण हुआ था। चंपारण आंदोलन हुआ। इनके समय में ही अहमदाबाद मिल हुआ। अहमदाबाद मिल आंदोलन इनके समय में ही क्या हुआ था? चंपारण और इनके बाद अहमदाबाद मिल, चंपारण आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड और इसके बाद खिलाफत आंदोलन इनके समय में हुआ था। खिलाफत आंदोलन, ठीक है। और इनके चेम्सफोर्ड के समय में ही एक आया था भारत शासन अधिनियम 1919। 1919 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, इस अधिनियम में ये इन्होंने ये बताया था कि मुसलमान को छोड़कर जितने भी समुदाय भारत में है सबके लिए निर्वाचक क्षेत्र बनाया जाएगा और महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा, ठीक है। सैंडलर आयोग, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, चंपारण, अहमदाबाद मिल, खिलाफत आंदोलन और गांधी जी का असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। और इन्हीं के समय में ही बीजी तिलक की मृत्यु हुई थी। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 और 1895 में महाराष्ट्र में गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। असहयोग आंदोलन आपका शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920। कहां से शुरू हुआ था? नागपुर अधिवेशन। इन सारी घटनाओं के समय भारत का वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड। वायसराय था चेम्सफोर्ड। इसीलिए 1919 को हम लोग बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया था? 1919 में। इसमें चेम्सफोर्ड वायसराय था, मॉन्टेग्यू सचिव था। याद रखना, उसमें मार्ले सचिव था और मिंटो वायसराय था। तो चेम्सफोर्ड के समय में सैंडलर आयोग आया, रॉलेट एक्ट आया, जलियांवाला बाग हुआ, जलियांवाला बाग के बाद खिलाफत हुआ, अहमदाबाद मिल हुआ, इसी में आपका खेड़ा सत्याग्रह भी हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह भी हुआ और उसके बाद असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हुई और नागपुर अधिवेशन से शुरू किया गया था 1 अगस्त 1920 को। 1919 का भारत शासन अधिनियम आया।
इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोला गया। इसमें महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला और मुसलमान को छोड़कर जितनी भी कम्युनिटी भारत में थी सबके लिए निर्वाचक मंडल बनाने का प्रावधान किया गया। तो चेम्सफोर्ड से आपको इतनी सारी बातें समझ में आई। और उसके बाद चेम्सफोर्ड के बाद नंबर आता है लॉर्ड रीडिंग का। लॉर्ड रीडिंग, ठीक है, लॉर्ड रीडिंग इसका कार्यकाल है 1921 से 1926। 1921 से 1926 इसने क्या किया था? देखो, सबसे पहला रीडिंग के लिए सब भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। फैक्ट याद रखना भाई, एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग एकमात्र यहूदी वायसराय था। इसके समय में क्या हुआ था? चौरी चौरा की घटना हुई। चौरी चौरा की घटना हुई। चौरी चौरा की घटना कहां हुई थी? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नामक जिले में एक पुलिस थाने के पुलिस वालों को जला दिया गया था। ठीक है, चौरी चौरा की घटना के बाद प्रिंस ऑफ वेल्स, ये घटना हुई थी 1922 में, फरवरी 1922। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए। कब आए थे भाई? ये 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए। ठीक है, तो लॉर्ड रीडिंग एकमात्र यहूदी वायसराय था। यहूदी वायसराय के साथ साथ चौरी चौरा की इसके समय में घटना हुई थी। दूसरा, इसके समय में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे। ठीक है, और संसद का निर्माण भी इसी के समय चल रहा था। संसद का निर्माण भी इसी के समय चल रहा था। संसद, हमारी जो भारतीय संसद है, इसका आर्किटेक्चर कौन था? लुटियंस और बेकर। जो हमारी संसद बनी है इसका आर्किटेक्चर थे हमारे लुटियंस और बेकर। इसके बाद नंबर आता है इरविन का। नंबर आता है इरविन का। इरविन की टाइमलाइन आ जाती है 1926 से 1931। 1926 से 1931। इसके समय में सबसे पहला काम जो हुआ था, संसद का निर्माण पूरा हुआ था। संसद का निर्माण पूरा हुआ था और गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन दिल्ली समझौता हुआ। दिल्ली समझौता हुआ। ठीक है, गांधी जी का सविनय अवज्ञा हुआ था। सविनय अवज्ञा। गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था। दांडी मार्च शुरू किया था। गांधी जी की दांडी मार्च के समय मालाबार में के कल्पक्कम, गांधी जी की दांडी यात्रा के समय मालाबार इलाके में के कल्पक्कम और तमिलनाडु के इलाके में, तमिलनाडु और केरल के साउथ के इलाके में श्री राजगोपालाचारी ने भी दांडी यात्रा निकाली थी। याद रखना, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के पैरेलल साथ साथ के कल्पक्कम ने मालाबार एरिया में और श्री राजगोपालाचारी ने साउथ इंडिया में, जैसे केरल तमिलनाडु में भी इन्होंने दांडी यात्रा निकाली थी। बलिया में भी जगह जगह पर नमक कानून तोड़ा गया था। सविनय अवज्ञा शुरू हुआ, दांडी मार्च शुरू हुआ, गांधी इरविन समझौता हुआ और संसद का निर्माण पूरा हुआ। इसके बाद इसी में आता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ कहां? लंदन में। ठीक है, तो इरविन से आपको इतनी चीजें याद रखनी है। सविनय अवज्ञा, दांडी, प्रथम गोलमेज, गांधी और इरविन समझौता 1931 में हुआ था। ठीक है, और इसी के समय में ही, हाँ एक बात और, इसी के समय में ही राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह, इनको फांसी दे दी गई थी। इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, सैंडर्स और लाहौर केस के लिए इनको फांसी दी गई थी। सैंडर्स केस और लाहौर केस के लिए इनको फांसी दी गई थी। इसके बाद नंबर आता है चेम्सफोर्ड के, इरविन के बाद नंबर आता है वेलिंगटन का। वेलिंगटन का। इरविन के बाद नंबर आता है वेलिंगटन। 1931 से 1936। 1931 से 1936। ठीक है, तो सबसे पहले इनमें क्या हुआ था? द्वितीय सविनय अवज्ञा शुरू हुआ। नहीं, ये इसके समय नहीं था, ये इनके समय, हाँ इन्हीं के समय था। ठीक है, द्वितीय सविनय अवज्ञा, क्योंकि 1932 से शुरू हुआ था ना। द्वितीय सविनय अवज्ञा शुरू हुआ।
भाई प्रथम सविनय अवज्ञा 1930 से 1931 तक गांधी इरविन समझौते से खत्म हो गया था। जो 11 सूत्री मांग इरविन ने रखी थी, जो 11 सूत्री मांग गांधी जी ने रखी थी, उसको इरविन ने पहले तो बोला मानेंगे, फिर उसने लागू इंप्लीमेंट करने से इनकार कर दिया। तो गांधी जी ने दोबारा फिर से द्वितीय सविनय अवज्ञा शुरू कर दिया और उस समय वॉयसराय था वेलिंगटन 1932 में। उसके बाद 1932 में ही पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट हुआ 1932 में, ये भी 1932 में चला। ठीक है, पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट में समझौता किसके बीच हुआ था? गांधी व अंबेडकर। गांधी व अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ और गांधी जी ने जो दलित वर्ग थे, दलित वर्ग के लिए सीटें 147 करा ली और 18% का रिजर्वेशन इंक्रीज करा लिया, पूना पैक्ट। इसके बाद इसके समय में ही कांग्रेस समाजवादी पार्टी बनी है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी बनी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 में एमएन रॉय के द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी बनाई गई। पहले आम चुनाव इसी के समय हुए। पहले चुनाव इसी के समय हुए। 1935 का भारत शासन अधिनियम आया। भारत शासन अधिनियम आया। दूसरा व तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। ठीक है, दूसरा नहीं हुआ था, तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में ही क्या हुआ था? 1935 के एक्ट का ड्राफ्ट बनाया गया था। तो जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें 1935 के एक्ट का ड्राफ्ट बनाया गया था और जो 1935 में लागू कर दिया। 1935 में लागू कर दिया। उस समय वॉयसराय था हमारे वेलिंगटन। ठीक है, तो वेलिंगटन के समय में ही कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए थे। कौन कौन से अधिवेशन हुए भाई? एक तो लखनऊ और एक फैजपुर। लखनऊ अधिवेशन आपका अप्रैल में हुआ था, फैजपुर हुआ था नवंबर में 1936। ठीक है, दोनों अधिवेशन की अध्यक्षता की थी हमारे जवाहरलाल नेहरू ने। उस समय भारत का वॉयसराय था वेलिंगटन। देखो, अगर आपको वॉयसराय की सीरीज याद है, अगर आपको ज्यादा कुछ नहीं तो अगर करजन से आपने स्टार्ट कर लिया और सी राजगोपालाचारी तक चले गए पूरी सीरीज लेके, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर उसने क्वेश्चन पूछ दिया कि जब 1914 में भारत प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय भारत का वॉयसराय कौन था, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए 1914 की टाइमलाइन कहां जा रही है। 1905 में आता है कर्जन। ठीक है, कर्जन के बाद मिंटो आता है जो 1905 से 1910 तक रहता है। ठीक है, उसके बाद आता है हार्डिंग। हार्डिंग 1910 से 1916 तक रहता है ना। तो और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 में। तो जाहिर सी बात है प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वॉयसराय लॉर्ड हार्डिंग था, है कि नहीं? क्योंकि हार्डिंग 1910 से 1916 तक रहा है ना। ठीक है, हाँ, हार्डिंग 1910 से 1916 तक रहा है और 1905 से 1910 तक मिंटो रहा है। 1899 से 1905 तक कर्जन रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपको, उससे पहले एल्गिन थी, उससे पहले डफरिन, उससे पहले रिपन, उससे पहले लिटन, उससे पहले कैनिंग और उससे पहले डलहौजी, उससे पहले हार्डिंग। ये सारी सीरीज आती चली जाती है। तो इससे अगर आप थोड़ा सीरीज में रहोगे अगर आप वॉयसराय की, तो आपको जितनी भी घटनाएं हुई हैं अगर तो वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, उस समय भारत का वॉयसराय कौन था? जिस समय जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की, तो उस समय भारत का वॉयसराय कौन था? या जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग किस वॉयसराय से की थी? तो आपका जाहिर सी बात है 1929 है। 1929 किसके टाइमलाइन के बीच में आ रहा है? तो 1926 से 1931 के बीच, जो हमारा इरविन में आता है। इरविन में चेम्सफोर्ड तो 1919 के समय में थे। तो ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, और ऐसे ही जीएस के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सीरीज अगर आपको याद है तो मजा आएगा, अगर सीरीज याद नहीं है तो फिर आप धक्के खाओगे फिर। ठीक है,
इसके बाद तो 2 अधिवेशन हुए थे, लखनऊ का और फैजपुर का। तो वेलिंगटन से आप लोगों ने क्या किया कि द्वितीय सविनय अवज्ञा शुरू हुआ, पूना पैक्ट हुआ, कांग्रेस समाजवादी पार्टी बनी, पहले आम चुनाव हुए, 1935 का अधिनियम आया, तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 1935, और उस गोलमेज सम्मेलन में 1935 के ड्राफ्ट का गठन किया गया था। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसका ड्राफ्ट कब बनाया गया, उसका ड्राफ्ट कब बनाया गया? तो आपका आंसर होगा 1932 में, क्योंकि तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। पहला 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932। दूसरे और एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था और कांग्रेस का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। अंबेडकर के दलित प्रेम की वजह से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन खत्म हो गया था, समाप्त कर दिया गया था। विंस्टन चर्चिल ने उसी गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा। 1931, 1932 और 1930 तीनों गोलमेज सम्मेलन में एकमात्र भारतीय थे जिन्होंने भाग लिया था और उनका नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो इतने सारे जैसे फैक्ट हमने आपको बताए हैं आपको वैसे ही नोट डाउन करने हैं। तो वेलिंगटन के बाद नंबर आता है भाई लिलिथगो का। लिलिथगो का नाम था इसका लॉर्ड लिलिथगो। टाइमलाइन इनकी भाई 1936 से 1943, 1936 से 1943। याद रखना आम चुनाव इसने भी करवाए थे। ठीक है, आम चुनाव 1937 कराए। ठीक है, और लिलिथगो ने क्या किया था? सबसे लंबा कार्यकाल था इसका। वॉयसराय में सबसे लंबा कार्यकाल। आने लायक क्वेश्चन है, ऐसा एकमात्र वॉयसराय जिसका कार्यकाल सबसे लंबा था, लॉर्ड लिलिथगो। ऐसा वॉयसराय जो यहूदी था, लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, इसके बाद आता है पाकिस्तान की मांग हुई। इसके समय में पाकिस्तान की मांग हुई। ठीक है, लाहौर अधिवेशन, मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की। इसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ। इसी के समय में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। इसी के समय में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कब? 1938 में। हरिपुरा अधिवेशन था ये, याद रखना, हरिपुरा। फिर 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में दोबारा अध्यक्ष बने, लेकिन गांधी जी के अलग होने की वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। याद रखना, महात्मा गांधी के पट्टाभी सीतारमैया को, महात्मा गांधी के पट्टाभी सीतारमैया को इन्होंने हराया था चुनाव में। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ लिलिथगो के समय। पाकिस्तान की मांग शुरू हुई लिलिथगो के समय, और इनके समय में ही शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, इन्हीं के समय में आया था क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव 1942। ठीक है, तो भाई लॉर्ड लिलिथगो सबसे लंबे कार्यकाल के वॉयसराय थे। ठीक है, इसके बाद आम चुनाव कराए इन्होंने, सबसे लंबा कार्यकाल था। इनके समय में ही पाकिस्तान की मांग हुई, लाहौर अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का। इसके बाद गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ। पहले सत्याग्रही और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ 1942 में, और इन्हीं के समय में ही सुभाष चंद्र बोस पहली बार अध्यक्ष बने थे 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनाए गए। सुभाष चंद्र बोस कितनी बार अध्यक्ष बने थे? 2 बार बनाए गए, लेकिन गांधी जी की वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। पहली बार इन्होंने गांधी जी के पट्टाभी सीतारमैया को हराया था, और इसके बाद इन्होंने यहां से इस्तीफा देके
फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक पार्टी बना ली थी। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक पार्टी बना ली थी। तो भाई लिलितगो का कार्यकाल एक है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिलितगो। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। इसके बाद नंबर आता है लॉर्ड वेवेल। वेवेल का 1944 से 1947, 1944 से 1947। भैया सबसे पहले इसके समय हुआ शिमला समझौता। शिमला समझौता, शिमला समझौता में कांग्रेस के मौलाना अबुल कलाम आजाद, मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना और वायसराय लॉर्ड वेवेल ने शिमला में एक मीटिंग की, जिस मीटिंग में यह डिसाइड करना था कि भारत की केंद्रीय परिषद में ये सदस्य परिषद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसमें क्या सुझाव है सबके। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की वजह से इसको रद्द कर दिया गया, मतलब इसमें कोई भी रिजल्ट नहीं निकल पाया और वेवेल ने अपने हिसाब से बाद में उसको एडजस्ट किया। इसके बाद शिमला समझौते के बाद आता है भाई कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आता है भारत। कैबिनेट मिशन कब आता है? 1946 में। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आता है और कैबिनेट मिशन का मेन काम था संविधान का निर्माण करना, भारत में संविधान सभा बनाना जिसके थ्रू भारत में संविधान का निर्माण हो और भारत को सही से चलाना, है ना। कैबिनेट मिशन आया था लॉर्ड वेवेल के समय 1946 में। ठीक है, इसमें 3 सदस्य थे, पेंथ्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। स्टेफोर्ड क्रिप्स, पेंथ्रिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, इसका अध्यक्ष था सर पेंथ्रिक लॉरेंस। पेंथ्रिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था और एबी अलेक्जेंडर ब्रिटेन में एक प्रधानमंत्री था और स्टेफोर्ड क्रिप्स जो था वो भारत का सचिव था। ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946 में आया और इसी के समय उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री एटली था। तो एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 24 फरवरी 1947 को घोषणा की कि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। यह घोषणा किसके समय में की थी? तो लॉर्ड वेवेल के समय में। ठीक है, तो लॉर्ड वेवेल से आपको इतनी चीज याद होगी। इसी के समय में एक नौसैनिक विद्रोह भी हुआ था। नौसैनिक विद्रोह हुआ था आईएनएस तलवार नामक जहाज पर। आईएनएस तलवार नामक जहाज पर 1946 में नौसैनिक विद्रोह हुआ था। रंग भेद और खाना और पेमेंट की वजह, पैसे की वजह से इन्होंने विद्रोह किया था। तो वेवेल से आपको इतनी चीज समझ में आई, शिमला समझौता, कैबिनेट मिशन, है ना, और नौसैनिक विद्रोह, ये सारी चीजें, और एटली द्वारा भारत की स्वतंत्रता की घोषणा, ये सारे काम हुए थे वेवेल के समय में। वेवेल के बाद आता है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, इसका कार्यकाल था 24 मार्च 1947 से 24 मार्च 1947 से जून 1948 तक इसका कार्यकाल था। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन ने सबसे पहले क्या किया? ये गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। ठीक है, इसने क्या किया था? 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान, 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान लाया, जो कि माउंटबेटन प्लान फेल हो गया था। माउंटबेटन प्लान फेल हो गया था। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1900, स्वतंत्र भारत अधिनियम 1947 के द्वारा भारत स्वतंत्र हुआ। भारत पाकिस्तान अलग हुए।
भारत पाक अलग हुई। और 15 अगस्त 1947 को भारत और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ठीक है। और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन से ये पास किया गया था। 18 जुलाई 1947 को ये पास कराया गया था, ठीक है। जो 4 जुलाई 1947 को पहुंचा था, 4 जुलाई 1947 को ये ब्रिटेन की संसद में पहुंचा था, जहां से 18 जुलाई 1947 को ये पास हुआ। इसमें 20 धाराएं थी, इसमें 20 धाराएं थी, ठीक है, इसमें 20 धाराएं थी। और माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत का, माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन था। बट अगर क्वेश्चन आ जाता है, इसके बाद नंबर आता है सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी, ये सी राजगोपालाचारी वही है जिन्होंने गांधी जी के समय साउथ इंडिया में दांडी यात्रा शुरू की थी, ठीक है, नमक यात्रा शुरू की थी। तो सी राजगोपालाचारी को स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बनाया गया, भारतीय गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक है। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना था? सी राजगोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। यहीं से भारत स्वतंत्र हो जाता है और जितने भी अंग्रेज थे भाई, वॉयसराय, माउंटबेटन वगैरह, वो सब चले जाते हैं ब्रिटेन। और इसके बाद भारत में अपने भारतीयों का राज शुरू हो जाता है, भारतीय लोग सत्ता पे बैठ जाते हैं और तब से लेकर आज तक भारतीयों का ही शासन चलता है और आगे भी चलता रहेगा। तो इसी वीडियो के साथ भारत के वॉयसराय में जितने भी आपके फैक्ट क्वेश्चन बनते थे सारे डिस्कस हो चुके हैं। 3 वीडियो इसके लिए हमने बनाए हैं। और अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही कि नहीं याद होते हैं, तो ये वाला भाई जो करजन से लेके जो राजगोपालाचारी तक का है, ये आपको बिल्कुल रट्टा मार लेना है, ठीक है। इससे कोई समझौता नहीं करना है, क्योंकि करजन से लेकर सी राजगोपालाचारी तक बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके पहले फैक्ट वाइज फैक्ट हमने जितने आपको बताए थे, आप वो याद करना है। सबसे पहले इनका सीक्वेंस याद करना, वॉयसराय का पहले सीक्वेंस लिख लिख के याद करना, उसके बाद इनके थोड़े बहुत काम याद कर लेना। तो आज की क्लास हम लोग यही खत्म कर देते हैं और नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और